पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 63,000 से जायद, 1315 अमवात। तोशाखाना रेफरेंस, एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। चीनी तहकीकाती रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल हो सकेगा? क्या वजीर आज़म मुल्क से शुगर माफिया का खात्मा कर सकेंगे? पूछेंगे तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोजब से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हिना परवेज भट्ट से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, ये बात हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज ये कहानी हमें सुना रही है शुगर रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जिसका बड़े अरसे से इंतजार भी था, जिसका वादा भी था, मगर इस रिपोर्ट की कहानी बहुत ही ज्यादा परेशान कुन भी है। और साथ ही साथ यकीनन ये सवाल बार बार उठाया भी जा रहा है कि इसके ऊपर एक्शन होगा कि नहीं होगा। कहानी क्या है? कहानी साफ कह रही है कि पाकिस्तान में बदहाली की बहुत बड़ी वजह करप्शन है, और ये करप्शन मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ लेयर्स में होती है। इस करप्शन में तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स ऑफ लाइफ शामिल हो जाते हैं, तमाम पॉलिटिकल थॉट्स शामिल हो जाती हैं। इस हवाले से कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी अपने अपने फायदे के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। बेसिकली एक पावर गेम है जिसमें जिसके पास ताकत है वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के आम आवाम जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है उनका खून निचोड़ने के लिए तैयार होता है। मुल्क में कई कारोबारी ग्रुप्स अपने सियासी असर रसूख की बुनियाद पर हर साल अवाम से अरबों रुपए लूटते रहे हैं। ये है हकीकत इस रिपोर्ट की। कौमी खजाने को मुसलसल नुकसान पहुंचाया और पहुंचा रहे हैं। ये सारी कहानी इस हालिया चीनी बुहरान के बाद मंजर आम पर आई है। पीटीआई क्रेडिट लेती है कि हमने एटलीस्ट ये कहानी मंजर आम पर ले आए, मगर ये क्रेडिट अधूरा है जब तक आप इसको आखिरी हद तक नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये जो दास्तान है इस रिपोर्ट की, ये एक शर्मनाक दास्तान है। कल भी हमने ये बात की थी कि जो दावे जो नारे पीटीआई ने किए थे, अगर उनको पूरा करने का कोई एक मौका इस पूरी टेन्योर में उनको मिलेगा तो वो ये रिपोर्ट है। एटलीस्ट इसको वो अपना एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगेगा कि किसी मौके पे उन्होंने ढील दी और यहाँ पे काम नहीं किया, तो फिर जितने ताने उनको दिए जा सकेंगे वो दिए जाएंगे। कुछ नाम जिस रिपोर्ट में आए हैं, अगेन आप सुन रहे हैं बट आई विल रिपीट। साबिक सदर ज़रदारी से ताल्लुक रखने वाला ओमनी ग्रुप, शरीफ खानदान, खुसरो बख्तियार, जहांगीर तरीन, काफली के मोनस लाही, इन तमाम लोगों के नाम इस रिपोर्ट में शामिल हैं, ये मैं खुद नहीं ले रही। चीनी के जरिए पाकिस्तानियों से अरबों रुपए लूटे गए, अगेन इट्स इन दिस रिपोर्ट। अब थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ। एक आम पाकिस्तानी कौन है पाकिस्तान का, क्योंकि ये एक अलग दुनिया है जिनकी हम बात करें इस रिपोर्ट में। ये बिल्कुल एक अलग दुनिया के लोग हैं, खलाई मखलूक। पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, आप इनको खलाई मखलूक समझिए। ये वो खलाई मखलूक है जो हर तरीके से एक अलग ही प्लैनेट बनाया हुआ है इस मुल्क में, एक अलग दुनिया है उनकी, एक अलग उनकी प्रॉब्लम्स हैं, अरबों खरबों की बातें हैं। और आम पाकिस्तानी कौन है, जो आप आम लोग हैं, वो कौन है? इस मुल्क का आम मुतवस्सित तबके का शहरी बमुश्किल 30,000 रुपए महीने की कमाता है। दिस इज अ नॉर्मल कॉमन पाकिस्तानी, जिसमें से उसे बिजली, गैस और दीगर यूटिलिटी बिल्स की मद में 1,000 रुपए तक लेट से अदा करने पड़ते हैं। इस महंगाई में 10,000 रुपए में घर का राशन भी खरीदेगा, बच्चों की तालीम पर 5,000 रुपए भी खर्च होंगे, घर के किराए की मद में 10,000 करने के बाद फिर बाकी कुछ नहीं बचेगा। 1 अरब रुपया क्या वो अपनी सारी उम्र भी कमा सकता है? 1 अरब तो क्या शायद उसको कभी लाखों में भी जमा करने का वो सोच नहीं सकेगा। ये है एक आम पाकिस्तानी की दास्तान। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान है जहां पर अरब रुपए आपने चुटकी बजाते में बना लिए, और इतने मजे से बना लिए कि उसके बाद उस अरब में से आप 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में लगा दें और फिर दोबारा इस सिस्टम में आ जाएं। कितना ये इंटरेस्टिंग गेम है जो पाकिस्तान के साथ खेला गया। सारी जिंदगी सिसकते हुए गुजर जाती है एक आम पाकिस्तानी की, मगर दूसरी तरफ एक ऐसा माफिया है जो हर शोबे में है, हर पॉलिटिकल पार्टी में है, रातों रात मसनूई बुहरान पैदा करता है, अरबों रुपए कमा लेता है। और ये सारी कहानी हमें इसी रिपोर्ट में मिल रही है। नाउ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखाऊंगी। लेट्स हैव अ लुक। मुल्क में चीनी के 88 कारखाने हैं, जिनमें 38 बड़े कारखाने हैं जो 6 बड़े ग्रुप्स की मिल्कियत है। इन 6 बड़े ग्रुप्स ने हालिया चीनी बुहरान के जरिए बेतहाशा नाजायज मुनाफा कमाया। जमाली दीन वाई ग्रुप 20%, रहीम यार खान ग्रुप 12%,
المویز گروپ 6.% نانتالیہ گروپ 4.9%، شریف گروپ 4.5%، اومنی گروپ نے 1.6% منافع کمایا۔ ان گروپوں میں نہایت اہم سیاسی شخصیات اور ان کے قریبی رشتہ دار شامل ہیں۔ کئی سالوں سے ان گروپس نے یوٹیلیٹی سٹورز کو چینی فراہم نہیں کی۔ دسمبر 2018 سے اگست 2019 تک صرف 9 ماہ کے عرصے میں شوگر ملک مالکان نے فراڈ اور سبسڈی کے ذریعے 75 ارب روپے کا ناجائز منافع کمایا۔ فروری 2020 میں چینی کی قیمت میں اضافے کے بعد یہ ناجائز منافع 100 ارب تک پہنچ گیا۔ شوگر مل مالکان نے ناجائز منافع کو بیرون ملک سے ٹی ٹی کے ذریعے سفید کیا۔ چینی افغانستان برآمد کی گئی مگر اس کے مد میں آنے والی رقم دبئی سے آئی، جس سے معاملہ مزید مشکوک ہو جاتا ہے۔ حالیہ چینی بحران کے دوران شوگر مل مالکان اور ان سے منسلک افراد کے اکاؤنٹس میں بڑے پیمانے پر نقد رقوم جمع ہوتی رہی ہیں۔ شوگر ملز مالکان کی سیاسی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف انہوں نے مصنوعی طور پر چینی کی قیمت بڑھائی بلکہ کئی سالوں تک غلط اور جھوٹی پیداواری قلت دکھا کر قومی خزانے سے 29 ارب روپے کی سبسڈی بھی حاصل کی۔ شوگر ملز مالکان قومی اداروں کی پالیسی سازوں کو اپنی گرفت میں رکھتے ہیں۔ ملک میں تمام چینی کے کارخانوں کا آڈٹ کیا جائے، یہ ان کی ریکمنڈیشن ہے۔ نیب تمام پبلک آفس ہولڈرز سے ان کے رشتہ داروں اور ساتھیوں کے چینی کے کارخانوں سے متعلق تحقیقات کرے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، I'll start with you. یہ تو ایسی رپورٹ ہے جس میں سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، سب کہیں کہ اس کے اوپر ایکشن لیں، مگر پھر بھی ہمیں ڈیوائیڈڈ آوازیں کیوں نظر آ رہی ہیں اپوزیشن میں؟ شرمیلا صاحبہ جی شکریہ فریحہ۔ یہ انویسٹیگیشن، یہ فورینسک رپورٹ، یہ تمام چیزیں تو یہ بہت بات کی بات ہے، یہ آئے نہ آئے اور پھر آپ کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو کچھ اگزامپل دے دیتی ہوں ہماری پارٹی سے۔ خورشید شاہ صاحب ابھی تک جیل کے اندر ہیں، لیکن جب حکومتی لوگوں کے اوپر بات آتی ہے تو اس کے اوپر پھر فورینسک انکوائری بھی ہوتی ہے، وہ بھی ڈیلے ہو کے آتی ہے۔ اور جو اصل میں جو تخمینہ لگانا چاہیے تھا کہ جی آیا سرکاری خزانے کو کتنا نقصان پہنچا، کس نے کمایا اور کس طریقے سے ان سے ریکور کرنا ہے، اس کے اوپر ابھی تک کسی قسم کا کوئی لائعمل نہ تیار ہوا، نہ ہمیں کسی قسم کا کوئی ایکشن نظر آ رہا ہے۔ خسرو بختیار صاحب، ان کے بھائی ہاشم بخت صاحب، جہانگیر ترین صاحب اور دیگر لوگ، اور اس میں اور بھی لوگوں کو آپ ملا لیں جن لوگوں نے سبسڈی لی۔ دراصل میں ہوا کیا تھا کہ ایکسپورٹ بھی کی گئی چینی، اس کے اوپر سبسڈی کی مد میں بھی پیسے کمائے گئے، اور لوکل مارکیٹ میں جو چینی کے پیسے بڑھ گئے، رقم بڑھ گئی، اس کے اوپر بھی پروفٹ کمایا گیا۔ آپ اس وقت چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں جب آپ کی پاس اپنے جو لوکل مارکیٹ میں بیچنے کے لیے کافی آپ سرپلس ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو جناب آپ نے چینی ایکسپورٹ کری اور عام آدمی کی جیب جو آپ لوگوں نے مل کے کاٹی ہے، جو عام آدمی کے لیے ظلم ہوا، 20-21 روپے پر کلو چینی کے دام بڑھے ہیں، اس کا خمیازہ کون دے گا؟ وہ جو عام آدمی کو نقصان ہوا ہے، جو اس کو مہنگے دام چینی لینی پڑی، جو کہ آپ چینی خود اپنے ملک میں اگا رہے ہیں لیکن آپ باہر بیچ رہے ہیں، یہ دو طریقے سے قوم کو لوٹا گیا ہے۔ لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی لائعمل، کوئی طریقہ کار نہیں بنایا گیا کہ آیا ان لوگوں کی جیب سے وہ جو مال انہوں نے کمایا ہے یہ کس طریقے سے واپس کیا جائے۔ بلکہ اب یہی لوگ جو ہیں وہ جو کنسٹرکشن کی ایمنسٹی اسکیم دی گئی ہے، یہ کالا دھن وہاں سفید کریں گے، کیونکہ اس میں تو کچھ ہے نہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا۔ آپ یہاں سے کمائیں گے، وہاں لگائیں گے، دھن اپنا صاف ستھرا کریں گے، اللہ خیر سے اللہ اس قوم کو پہلے بھی چونا لگایا گیا، اب دوبارہ چونا لگا دیا جائے گا۔ یہ قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے، اور ایسے وقت کے اندر جہاں پر لوگ کرونا سے مر رہے ہیں، کرونا سے بیمار ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی لائعمل نہیں ہے۔ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ کے لیے رو رہے ہیں، احتجاج کریں ماسک کے لیے، لیکن یہاں پر ہم امریکہ کو دان دے رہے ہیں ماسک، یہاں پر ہم امریکہ کو پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ تحفے کے اندر دے رہے ہیں۔ اور اب نئی لیکن جو سب سے پہلے لیٹس فوکس آن دس رپورٹ، آپ کہہ رہی ہیں رپورٹ انکمپلیٹ ہے یا اس کے اوپر پورا کام نہیں ہوگا یا پکڑا نہیں جائے گا، پر یہ انکنکلوسیو ہے، بٹ تھوڑی سی زیادہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اگر چیف منسٹر سندھ آ جاتے، وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب تو گئے تھے، وزیر اعلیٰ سندھ بھی آ جاتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تو بیٹھیں گے نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب تو شاید جیل بھی جانا بنتا ہے ان کا، کیونکہ الحمدللہ انہوں نے جو سبسڈی دی ہے وہ انہوں نے الگ سے میٹنگ کر کے سیکرٹری فوڈ کے ساتھ دے دیے۔ سیکرٹری فائنانس نے تو اپوز کیا تھا، اور جب وہ کابینہ کے اندر لے کے گئے تو وہ ایجنڈا کے اندر بھی نہیں تھی۔
उन्होंने तो बुलडोज किया है ना. So that's very important. आप कह रही हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का जेल जाना पड़ता है based on this report. चीफ मिनिस्टर पंजाब इज रिस्पॉन्सिबल. चीफ मिनिस्टर पंजाब ने सेक्रेटरी फूड के साथ बैठ के फूड सिक्योरिटी के ऊपर मीटिंग कर ली, उसके अंदर अप्रूव कर दी सब्सिडी, काबीना में लेके बुलडोज करा लिया. वहाँ सेक्रेटरी फाइनेंस को पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है, उन्होंने अपोज किया, राइटिंग के अंदर अपोज किया. जब सेक्रेटरी फाइनेंस अपोज कर रहा है तो क्या जस्टिफिकेशन है चीफ मिनिस्टर पंजाब की कि वो उसको रूल करके सब्सिडी दे दें? तो ये कोई सवाल तो पूछे. और इससे भी आगे ये सवाल तो आपने बड़ा अहम सवाल उठाया शर्मिला. जवाब तो बोलदार साहब की तरफ से यह है कि मुझे याद ही नहीं है. उनको तो याद ही नहीं है, उनको मेमोरी लॉस. यही मैं पूछने लगी थी कि जो सबसे मजे की बात ये है कि फिर वो भूल गए. सबसे इंटरेस्टिंग बात. अच्छा, आई एम हैप्पी कि कंवल शौजब इसका जवाब देने के लिए रेडी हैं. असूलन तो चीफ मिनिस्टर किसी से बात ही नहीं करते मीडिया से, बना मुझसे पूछे. इस बात का भी जवाब दे दूं कि चीफ मिनिस्टर सिंह क्यों नहीं हाजिर हुए. चीफ मिनिस्टर सिंह इसलिए हाजिर नहीं हुए कि जो आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट के टर्म्स और रेफरेंस है उसमें आप उस सब्सिडी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करें जो पिछले 3 साल में दी. लेकिन शर्मिला एक ये भी तो तासुर है कि पीपल्स पार्टी जब भी कोई करप्शन के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट हो कुछ शायद इतना पार्टिसिपेट करे ही ना. एटलीस्ट पीटीआई पे प्रेशर तो पड़ जाता है, वो शायद वैसे ही कहें कि करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ना करे, नोबडी शुड डू इट. हम हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ जहाँ हमें बुलाया जाता है. आसिफ अली जरदारी साहब से, फरियाल तालपुर साहिबा से हर जगह जाते हैं, हर जगह बैठते हैं, हर जगह जवाब देते हैं. उसके बाद भी गिरफ्तारी होती है और फिर बगैर किसी सबूत के छोड़ भी दिया जाता है. चीफ मिनिस्टर सिंह भी जरूर जाते अगर उस परव्यू के अंदर उनका टाइम पीरियड आता. लेकिन पिछले 3 साल से तो सिंध ने सब्सिडी दी नहीं है. राइट. और आपकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं. अब ये क्या कर रहे हैं, ये अब घुमा रहे हैं लोगों को. ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इतने लोगों को इन्वॉल्व करें, इतना इस रिपोर्ट को डिले करें, इतना कॉन्ट्रोवर्शियल बनाएं कि इसका हासिल वसूल. ये भी बड़ा अहम पॉइंट है. नो वन किल जेसिका की तरफ चले जाए हम. हर कोई इन्वॉल्व है, पूरा माशरा ही खराब है, सभी चोर है. इसी जो चोर है इसको ना पकड़ो. लेकिन कंवल साहिबा ये होना नहीं चाहिए और ये आप लोगों को भी नहीं होने देना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट यू पर्सनली एज अ पॉलिटिकल वर्कर. तमाम बातें छोड़ दें जो शर्मिला साहब ने चीफ मिनिस्टर के लिए सवाल उठाया वो मुझे बता दें. साथ में मुझे ये बता दें कि कैसे कौन सी मतलब बादाम खिलाए जाए चीफ मिनिस्टर को, क्या किया जाए कि एक तो वो भूल गए मगर जब उनको इजलास की कॉपी दिखाई गई, फुटेज दिखाई गई तो फिर उनको याद भी आ गया. सो व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी योर चीफ मिनिस्टर हैज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच फरिया. देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा हम डिटेल में चले जाते हैं. मैं एक स्टार्ट करूंगी. वेल बिगन इज हाफ डन फॉर दिस प्रोग्राम एंड फॉर दिस रिपोर्ट. जब आपकी इंटेंशंस होती हैं तभी इस किस्म की रिपोर्ट पहली बार कोई मंजर आम पर आई है. इसमें हम इसको ऐसे नहीं फैलाना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाए. इसी किस्म के लेवल्स ये हुए थे हमारे पे इल्जामात कि जी ये रिपोर्ट नहीं आएगी इसमें क्योंकि इन्होंने अपनों को बचाना है, जहांगीर तरीन को बचाने की कोशिश हो रही है. ये आपने सुने थे इस खबर के या इस रिपोर्ट के शाया होने से पहले आपने इस किस्म की बातें सुनी थी हमारी ऑपोजिशन से. अच्छा, अब आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब. चीफ मिनिस्टर पंजाब तो कमीशन के सामने पेश हो गए. शहजाद अकबर साहब ने अपनी जो परसों की है प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली शाम को प्रोग्राम्स में भी आके बताया कि चीफ मिनिस्टर ने 2.4 बिलियन की जो सब्सिडी दी है पंजाब हुकूमत ने दी है, फेडरल ने अल्हम्दुलिल्लाह कोई दी नहीं है और वो फर्स्ट टाइम उन्होंने दी है. उसके मद में जो उनका कसूर बनता है वो अब जिस वक्त कॉम्पिटेंट फोरम्स पे केस बनेगा, जब बुलाया जाएगा, मेरी बात पहले सुन ले, तो उनको इस पे जो भूल कैसे गए भाई वो भूले या नहीं भूले वो बात अलग है. कमीशन मैं एज अ पॉलिटिकल because I know you Kanwal, you work hard, you work very hard and you've been into commissions. आप कोर्ट भी जाती रही हैं, आप अपनी बात करें. आर्गुमेंट कभी आप ये जवाब देंगी मुझसे भी ये बता दें. कभी मैं नहीं दे सकती ये जवाब कहीं जाकर. आप लेट मी फिनिश माय आर्गुमेंट. अगर उन्होंने गलत किया है सवाल ही कर जवाब दे रही हूँ. आप सुन ले मेरे पूरा आर्गुमेंट. दे सकती है जवाब. आप मुझे छोड़े इस बात. मैं कंवल शौजब इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. लेट मी फिनिश. जस्ट लिसन टू मी. अगर चीफ मिनिस्टर साहब भूले हैं या भूलने की एक्टिंग करें व्हाटएवर, he has to face the music. जितनी उनका कसूर है he will suffer, जिसने भी किया है. अब आ जाए तो एडवाइस किया होगा कि सर ये तो बेसिक सवाल था जो उनसे होना था. एक चीज आप डायग्रेस करिए, मुझे जरा एक चीज सुन ले. पाकिस्तान के सुने ना चीफ मिनिस्टर, सुन ले एक मिनट, सुन ले बात. इस रिपोर्ट में हर चीफ मिनिस्टर अपने सूबे का जिम्मेदार है. पंजाब में 2.4 बिलियन की अगर उन्होंने सब्सिडी दी है 1 साल की, तो हमारे सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पिछले 8-9 सालों से इसी सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं. वो तो नए नहीं है ना, एक्सपीरियंस्ड हैं.
पार्टी भी 40 साल पुरानी है, तो बेचारे इनएक्सपीरियंस थे, उठा के बना दिया। नहीं, ये मैंने उनका पॉइंट सुन लिया, अब आप मेरा पॉइंट आए हैं, आप पुराने चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं। सुन लेना, वो चीफ मिनिस्टर पुराने से पहले वाले जो मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने जो सब्सिडीज दी हैं उसका तो वो जवाब खुद देंगे ना। अपने सूबे में जहां 8 ओमनी ग्रुप की मिलों को 901.2 मिलियन की सब्सिडी दी, जो तकरीबन 9 अरब रुपया बनते हैं। फिर उसके बाद जनाब 2018 में उन्होंने दी है 476.47 मिलियन की, 2015 में ये दी है। टोटल इस दफा जो दी थी 4.1 अरब की सब्सिडी दी, उसका जवाब किसने देना है? चीफ मिनिस्टर आप सुन ले, उस्मान बुज़दार ने तो जो गलती की है वो भुगतेंगे। वो अपने बंदों को दे रहे हैं सब्सिडी, ये अपने बंदों को दे रहे हैं सब्सिडी। नहीं, इन्होंने अपने जब हम बंदों कहते हैं ये माफिया था, तो इज इट रॉन्ग? तो माफिया खुद तो नहीं अनर्थ हुआ। कौन है किसने निकाला इसको? आपके आसपास से निकल रहे माफिया के लोग। तो माफिया ऐसे ही ऑपरेट करता है। सो देन हाउ विल यू टेक एक्शन जब आपके राइट भी माफिया है, लेफ्ट भी माफिया है, उधर आप एक चीज समझ लीजिए फरिया, कराची में माफिया। इस माफिया की ये रिपोर्ट लाने वाले कौन है? इसका प्रॉमिस करने वाला कौन था? किसने आके अवाम से प्रॉमिस किया? वो थे वजीर आजम इमरान खान, जिसने ये नहीं देखा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कसूरी सारा उनका। वो तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे मैं शहबाज शरीफ साहब की बात उस वक्त मान लेती अगर इमरान खान साहब की वो मुझे शुगर मिलों के नाम गिनवा दें, कौन कौन सी हैं। इमरान खान की शुगर मिलों के नाम गिनवा दें, उनके बेटों की शुगर मिलों के नाम गिनवा दें, उनके शहबाज शरीफ साहब की कौन सी हैं? रमजान शुगर मिल, दूसरी शुगर मिले, सलमान शहबाज जो है। अच्छा, एक चीज और, वो कहते हैं जी भाइयों का आपस में जो है, ये मैं पॉलिटिकल एक नुक्ता है और मेरी जो कलीग्स हैं दोनों पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखती हैं, इस चीज को समझती हैं। आप जिस वक्त इलेक्शन कमीशन में अपने सबमिट करवाते हैं ना ये डिटेल्स इलेक्शन से पहले, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्पाउस, यानी अपनी बीवी या अपने हस्बैंड और अपनी औलाद, उसका आप सारा डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट सारे डिक्लेयर करने पड़ते हैं सासे। बहन भाइयों के आप जिम्मेदार नहीं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। असद उमर साहब और जुबैर साहब जो है वो दोनों सगे भाई हैं, दोनों ऑपोजिट हैं, 180 डिग्रीज पोल अपार्ट है, दोनों अलग अलग उसमें बैठते हैं। आप एक भाई को दूसरे भाई का जिम्मेदार उस वक्त गिनवाते अगर उनका मुश्तरका बिजनेस हो या वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, इकट्ठे रहते हो या मिलके खाते हो, जिस तरह हुकूमत मिलके करते हो और बड़े भाईजान और छोटे भाईजान एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देते हो, तब आप इस तरह कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी के बहन भाई के उस रिटर्न में भी जिम्मेदार नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट जमा करवाए हुए जिसमें आप अपने बीवी बच्चों के हसासा जात के जिम्मेदार हैं, और इस वजह से कुछ हमारे पॉलिटिकल कोलीग्स थे जिन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा था क्योंकि बेगमात की निकल के आ गई। ठीक है, वी विल टेक अ ब्रेक, वी विल कम टू हिना राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। हिना, जो मुसलसल जब से रिपोर्ट आई है, शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन है या पीएमएलएन का ये मौकफ है। अगेन जो बात शमीला कह रही है गवर्नमेंट की तरफ से लग रही है कि बात को डायलूट कर दें या ऐसी बात कह दें जो कि डायरेक्टली रेलिवेंट ना हो ताकि किसी के खिलाफ भी एक्शन ना हो या पॉसिबल ना हो। ये ऐसी ही एक डिमांड लग रही है बजाय इसके कि इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस के ऊपर तवज्जो दी जाए। व्हाई नॉट हिना? प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो रिज़ाइन करें ताकि फेयर इंक्वायरी हो सके और ताकि वो कमीशन के सामने पेश हों और पता चले एग्जैक्टली क्या हुआ है। इन्होंने बड़ी क्लेवरनेस ने इस हुकूमत ने, और देखिए जो इंक्वायरी कमीशन पहली बना था वो बना था कि प्राइस इंक्रीज क्यों हुई। देखिए एक शुगर की प्राइस जो 45 रुपीज़ पर किलो थी हमारे टाइम पे, वो 75 रुपीज़ पर किलो हो गई। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कि हमने ये जो इंक्वायरी कमीशन बना वो 17 से 18 रुपये से बना, लेकिन इससे भी रीजन क्या थी प्राइस इंक्रीज का, वो थी एक्सपोर्ट और डिवैल्यूएशन से इन्होंने पैसे देना है। तो सबसे पहला तो सवाल ये बनता है कि एक्सपोर्ट की परमिशन किसने दी। तो मैं तो इस चीज की बात करती नहीं हूँ कि इमरान खान साहब को क्रेडिट देना चाहिए या पीटीआई की हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए। क्रेडिट देने की बात तो बहुत दूर की आती है। आप सबसे पहले तो उनको कहें कि वो रिजाइन करें ताकि स्टेट इन्वेस्टिगेशन और स्टेट इंक्वायरी जो है वो पहली चीज। इमरान खान कोई शुगर मिले नहीं है, लेकर आती चलूं जो इमरान खान साहब का किचन चलाते हैं ना जहांगीर तरीन साहब, उनकी जरूर मेरे दरमियान में इंटरप्ट ना करें। मैंने आराम से आपकी बात सुनी, आप भी मेरी बात आराम से सुने, हौसला रखें, मेरी बात कंप्लीट होगी, बैठे प्रोग्राम कंप्लीट होने तक बैठे ताकि आप जवाब दे सकें।
जहांगीर तरीन साहब इमरान खान का किचन नहीं चलाते. आई एम डिनाइंग इट कैटेगोरिकली. आपको करेक्ट कर रही हूँ. अब आप फैक्ट्स पे बात करें. उनकी शुगर मिलों की जो है ना वो बता दें. पीटीआई की पूरी इलेक्शन कैंपेन, पीटीआई की पूरी जो पार्टी है वो जहांगीर तरीन साहब चलाते हैं. तो उनकी शुगर मिले जो है ना वो चलाएं. आपके पास रसीदें हैं? कोई बड़ी अच्छी बात. आपको फैक्ट्स पता है? आप अपने फैक्ट्स करेक्ट करें, मेरे फैक्ट्स ना करेक्ट करें. ठीक है. नहीं, आपको एक बात कर रही है तो कोई लॉजिक होनी चाहिए ना. उसमें कोई फैक्ट्स होने चाहिए, कोई स्टेटमेंट हो, कोई आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स हो, कोई पार्टी का रिकॉर्ड हो, तो फिर आप बोले बेतुकी इल्जाम तराशी का क्या फायदा है? आपने जो बेतुका इल्जाम लगाया ना मैं उसको जवाब देती हूँ. भाई हमने तो नहीं कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने मेरे पास 8 भैंसे हैं जिससे मैं 3 अरब रुपया कमा के बैठ गया. आपने तो जाके बयान दिया. जो आए थे वो अब जो अपॉइंट हुए हैं उनको अपॉइंट किसने किया, वो किसके थ्रू अपॉइंटमेंट आए, वो लीगल अपॉइंटमेंट थी. शहजाद अकबर साहब किसकी अपॉइंटमेंट का किसकी अपॉइंटमेंट की बात कर रही है? आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही. किसकी अपॉइंटमेंट की बात करूंगी? फरिया मेरी बात पे इंटरप्ट ना करें. मैंने आराम से इनकी बात उनकी बात सुनने का बल उनकी बात सुनने. शहजाद अकबर साहब की मैं बात कर रही हूँ. शुगर उस पे बात करें ना. इमरान खान का किचन जहांगीर तरीन कहाँ से चला रहे हैं? वो अपना किचन चलाते हैं. चले ना. इमरान खान का बड़ा किचन ही नहीं. लेट्स से प्राइम मिनिस्टर तो रिजाइन, प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन करने की बात तो एक अलग हो गई. इस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ अलग नहीं होगी. वो इनकी विशेष है. इन्होंने अपना पूरा टाइम ले लिया और मेरे टाइम में इंटरप्शन शुरू कर दिया और यही इनको सिखाया. सो प्लीज एटिकेट्स शो करें, मेरे टाइम में नहीं इंटरप्ट करें. आपने अपनी बात करनी है, आपको जब विंडो मिलती है अपनी विंडो में बात करें. जी बात कीजिए. इन्होंने अभी बात की शहबाज शरीफ साहब की, सुलेमान शहबाज की. मेरी बात सुने कि उनकी तो मिल्स 2 साल से बंद है और ये जो अभी एक्सपोर्ट हुई है उनमें तो उनकी कोई एक्सपोर्ट है ही नहीं. पहली चीज. दूसरी बात इन्होंने की कि एसेट डिक्लेरेशन होनी चाहिए सबकी. मुझे बताएं कि शहजाद अकबर साहब जो अभी बैठे हुए हैं उनकी एसेट आज जस्टिस फाइज ईसा ने 15 सवाल रेस किए हैं शहजाद अकबर साहब से और उनमें एग्जैक्टली यही कहा है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं अपने एसेट्स डिक्लेयर करें. उनकी जो जॉब है उसकी अपॉइंटमेंट किसने की है और वो किसके थ्रू हुई है, उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, उनकी अपनी नेशनैलिटी क्या है. तो शहजाद अकबर साहब जो बैठे जो होते हैं हर रोज़ टीवी पे वो डिफेमेशन करने, डिफेम करने और एक कैंपेन उन्होंने लगाई हुई है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ या सुलेमान शहबाज के खिलाफ. वो प्लीज़ अपनी तो पहले अकाउंटेबिलिटी सामने लाएं. जो 15 सवाल जस्टिस फाइज ईसा ने रेस किए हैं ना, सबसे पहले उनका जवाब दें. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इंक्वायरी क्यों हुई है? सारा मसला सारा ये है. और जो इमरान और तीसरी बात सब्सिडी की बात करें, चले उसको तो हम करेंगे. उस्मान बुज़दार साहब ने बिल्कुल सही शर्मिला फारूकी ने क्वेश्चन रेस किया. जब वो इंक्वायरी के सामने जाते हैं तो आराम से कह देते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है वो मीटिंग हुई है या नहीं हुई. और अभी ये कह रही है कि वो इनएक्सपीरियंस बंदा है. तो आपने पंजाब के सूबे में एक इतना इनएक्सपीरियंस अनट्रेंड बंदा क्यों लगाया है जो इंक्वायरी रिपोर्ट के सामने जाके कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी. तो शहबाज शरीफ साहब जाके कहते हैं मुझे तो अपने बीवी बच्चों के सामानों का भी नहीं पता है. ये इंक्वायरी में जाके अक्सर लोग भूल जाते हैं. सभी के हवाले से बात यही ना. मुझे पता बड़ा वेट किया लेकिन अगर मुझे इजाजत दे इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा सा न्यूट्रल कमेंट सुन लेते हैं, देन आई कम बैक टू यू प्लीज. अगर इजाजत दे इमरान खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम. बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट, क्योंकि आई एम श्योर कि आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट एज अ पाकिस्तानी क्या करना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए जैसे हिना साहिबा कह रही है, या दीगर लोग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जैसे शर्मिला साहिबा कह रही है, वो रिजाइन कर या किसके खिलाफ एक्शन ले? व्हाट शुड हैपन नाउ इमरान खान? ये प्राइम मिनिस्टर को जो करना चाहिए था उसने कर दिया. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो काम था वो इतना ही करना. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अदालत है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इदारे हैं. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार था इंक्वायरी करवाने का, उनके पास इख्तियार था फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का, और उसके बाद उनके पास इख्तियार था कि जो रिपोर्ट बनी है उस रिपोर्ट को पब्लिश कर देने का. वो तीनों इख्तियार उसने इस्तेमाल कर दिया. बाकी काम इदारों का है, बाकी काम जो है वो सिस्टम का है. तो सिस्टम ने तो आज तक तगड़े आदमी को माफ ही किया है पाकिस्तान में. कभी भी किसी तगड़े आदमी को सिस्टम ने पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबल नहीं किया. आप देखें ना मियां नवाज शरीफ की मिसाल, यानी पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में पहला कहती है जो सजा याफ्ता है और इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर चला गया, एक खास मुद्दत बता के और वापस आने का नाम नहीं ले रहा. अब इस तरह की और बेशुमार मिसालें पाकिस्तान के अंदर सिस्टम की मौजूद हैं. तो सिस्टम सपोर्ट करता है ताकतवर आदमी को. देखें
फरिया मैं और आप मुतालबा करें उस्मान बुज़दार को फांसी देने का, बिल्कुल ठीक है, और हमें करना चाहिए कि उस्मान बुज़दार को जो है वो सजाए मौत दे देनी चाहिए अगर उसने करप्शन की है तो, और उसने 2 नंबरी की है और वो 2 नंबर आदमी है तो पकड़ लें और उसको जो है वो निशान इबरत बना दें उस्मान बुज़दार को। ये मैं कहूँ, ये आप कहें, हमारे मुंह से अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये चोरी है जो उस्मान बुज़दार ने की है तो इससे थोड़ी सी ज्यादा और इससे थोड़ी सी ज्यादा साइंटिफिक यही चोरी PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने भी की है। अगर तो ये चोरी है तो लेकिन ये दोनों नहीं मुतालबा कर सकते। सब्सिडी इन्होंने भी दी है, इनके दौर में भी एक्सपोर्ट होती रही है, इनके दौर के अंदर भी चीनी की कीमत बढ़ती रही है, इनके दौर के अंदर भी कालाबाजारी होती रही है, तो ये अब इस दौर में नया क्या हुआ? फर्क ये पड़ा है कि इस मर्तबा मामला जो हुआ चोर बाजारी का, उसके बाद हुकूमत ने एक इंक्वायरी करवाई पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में, और इस इंक्वायरी को पब्लिश कर दिया, और ये गुनाह कबीरा है इस हुकूमत का। अब उस्मान बुज़दार की सजा का मुतालबा बड़ा जायज है, लेकिन वो जायजा वो जो जायज मुतालबा है ना फरिया अदरीस साहबा, वो आप करें, मैं करूं, अहमद मीर करे, काशिफ अब्बासी भाई करें, हम लोग करें तो ठीक है। ये PMLN और पीपल्स पार्टी वाले ना करें, इनका बनता नहीं है। इन्होंने उससे कई गुना ज्यादा सब्सिडी दी है और चीनी इस कीमत पे इनके दौर में भी की है। इमरान यही तो लग रहा है एज यू हैव सेड कि जो प्राइम मिनिस्टर कर सकते थे वो हो गया है। प्राइम मिनिस्टर की या PTI के जो अपने लोग हैं वो यकीनन अंदरूनी खाना इख्तलाफात की भी आवाजें आई। इतना बड़ा इख्तलाफ लेकर भी अब अगर एक्शन नहीं होगा तो क्या PTI को उसका नुकसान होगा या फायदा होगा? सेकेंडली, ये जो बात आप कह रहे हैं कि जिसमें तकरीबन सभी लोग शामिल हैं, बड़े बड़े लोग शामिल हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई एक्शन हो सकता है? तो देखिए, बात ये कि बड़े आदमी के खिलाफ सिस्टम ने कभी कोई काम नहीं किया। सिस्टम ने आज तक काम ही नहीं किया बड़े आदमी के खिलाफ। मुझे बताएं कौन सा बड़ा आदमी है जिनको रेमंड डेविस यहाँ से कैसे चला गया था? पूरा सिस्टम उसको बचाने के लिए, जैसे उनके वालिद साहब पकड़े गए हैं, पूरा सिस्टम रेमंड डेविस को बचाने के लिए मैदान में था। ये जब एबटाबाद का इंसिडेंट हुआ था तो वज़ीर आज़म हमारे यहाँ से फोन करके उनको मुबारकबादें दे रहे थे कि मुबारक हो, आपने कामयाबी हासिल करके उसामा बिन लादेन को यहाँ से पकड़ लिया। तो ये सिस्टम कभी भी तगड़े आदमी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, तगड़े मुल्क के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ये तो सरनिगू होने वाला सिस्टम है, बड़ा वफादार किस्म का, तगड़े बंदे का वफादार है। अब जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, देखिए वो बात है साथी है, वो बिल्कुल ही साथी है। इससे पहले इनमें से किसी हुकूमत ने अपनी चोरी पकड़ी? किसी ने नहीं पकड़ी। किसी हुकूमत ने अपना मुंह काला किया? किसी ने नहीं किया। ये तुर्रा इम्तियाज इमरान खान साहब को और उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत हो जाता है जिन्होंने अपना मुंह काला करवा लिया इंक्वायरी करवा के। ये भी चुप करके बैठे रहते और इंक्वायरी ना करवाते तो इनका मुंह धुला हुआ होता बाकी हुकूमतों की तरह। चीनी की सब्सिडी इससे बहुत ज्यादा शाहिद का खान अब्बासी ने दी थी, और उस दौर में भी चीनी महंगी हुई थी। तो शाहिद का खान अब्बासी से जब पूछा हमारे एक सहाफी ने, तो उन्होंने कहा ये मार्केट फैक्टर था। यानी आपके दौर में वो मार्केट फैक्टर, इनके दौर में तो वो नहीं है। मेरी बात है साथी, हम मुतालबा करें मैं और आप। आंसर करने देना। और सजा का एक मिनट एक चीज रह गई है। आपने कहा कि इमरान खान साहब अगर सजा इमरान खान नहीं दे सकता, उसका इख्तियार ही नहीं है। वो वज़ीर आज़म है, वो कोई अदालत तो नहीं है, हाई कोर्ट का जज थोड़ी है वो, या सुप्रीम कोर्ट का जज थोड़ी है, वो सजा नहीं दे सकता। हाँ, एक बात है कि उसके जो इख्तियार में था वो उसने कर दिया। अब इदारों का काम है कि वो इसके ऊपर अकाउंटेबल करे, चाहे उसमें इमरान खान है, उस्मान बुज़दार है, या माजी में कोई और भी है, तो उसको पकड़ ले। लेकिन इदारों का रिकॉर्ड बहुत खराब है, उन्होंने कभी पकड़ा भी नहीं। और एक चीज और, ये रिपोर्ट है, वो फैसला नहीं है अदालत का। तो इस रिपोर्ट के ऊपर तो सजा हो ही नहीं सकती। इस रिपोर्ट के ऊपर आप दुनिया के किसी आदमी को गिरफ्तार कर लें, मैं आपको मान जाऊंगा रिपोर्ट के ऊपर भी बंदे गिरफ्तार होते हैं। तो फिर रिपोर्ट है, रिपोर्ट के ऊपर गिरफ्तारियां नहीं होती। यहाँ कीचड़ उछला जाता है जो कि उछल रहा है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और PMLN फॉर गॉड से अल्लाह का वास्ता, आप लोग तो ना कहें कि ये चोरी है। अगर ये चोरी है तो इससे ज्यादा मिकदार में तो आपने की है। Right. We have to go on a break. Thank you so much, everyone, for your input. I'll come to you, Hina, right after a break. वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले ना बात करना चाहिए थी, और इमरान खान साहब का कहना यह है कि पीपल्स पार्टी PMLN को नहीं कहना चाहिए कि एक्शन लें। दोबारा आपको इमरान खान साहब को बताना चाहती हूँ कि मेरी डिमांड ये है कि अगर फेयर इंक्वायरी करानी है कमीशन की, तो इमरान खान साहब को सबसे पहले कमीशन में खुद पेश होना चाहिए था। और दूसरी चीज़ कि अगर फेयर इंक्वायरी एक कमीशन की होनी थी तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो रिज़ाइन करते ताकि कमीशन की फेयर इंक्वायरी हो सकती।
ان کو چاہیے تھا کہ وہ جا کے پریزنٹ ہوتے, ان کے کوشچنس کو آنسر کرتے, کیونکہ ایکسپورٹ الاؤ کی. میں تو آپ کو یہی بات کہہ رہی ہوں کہ ہم سبسڈی پہ فوکس کیوں کر رہے ہیں, ہم ایکسپورٹ پہ کیوں نہیں فوکس کر رہے. جو 100 بلین کا ٹیکہ لوگوں کو لگا ہے اس کا سب سے نمبر ریزن ہے ایکسپورٹ الاؤ کرنا. اس ملینز کے ٹیکے میں آپ کے اپنے جاننے والے بھی شامل ہیں جو کامنٹس آن آپ تو لاسٹ 2 ایئرس کے بھی بات کر لینا. ہم پی ایم ایل این اور پی 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 کی تو اکاؤنٹیبلٹی بہت ہو رہی ہے. شہزاد اکبر صاحب اور ایسڈ ریکوری یونٹ روز بیٹھے پیپرز لہرا کے پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں نا. ہم ابھی ان 2 لاسٹ ایئرس کی بات کریں جس میں پرائس جو ہے اس کی اتنی ہائک ہوئی, اس ریسنٹ ٹائم میں 1.5 ایئر کی پرائس ہائک کی وجہ سے یہ کمیشن بنا گیا بنا. اب مجھے بتائیں کہ ایکسپورٹ کی ڈیسیجن کس نے لی, ایکسپورٹ کی کیوں الاؤ کیا گیا. عمران خان صاحب نے, اسد عمر خان صاحب نے کیوں الاؤ کیا ایکسپورٹ الاؤ کیا, اس کی وجہ سے پرائسز بھی بڑھی. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک میں شوگر کی قلت تھی, آلریڈی چینی کی قلت تھی, پھر بھی آپ نے شوگر ایڈوائزری بورڈ آپ کو غلط مشورے دیتا رہا, اور پھر آپ نے اس کے بعد ایکسپورٹ کی ڈیسیجن الاؤ کی, اور اس وجہ سے پرائس بڑھی. اور ان لوگوں نے ڈی ویلیویشن پہ بھی پیسے کمائے, ایکسپورٹ کر کے یہاں شارٹیج ہوئی, اس سے پرائس انکریز ہوئی, اس پہ پیسے کمائے. میں تو دوبارہ اسی پہ آتی ہوں کہ سبسڈی کی بات نہ کریں, وہ تو سیکنڈ بات ہوئی. آپ کی پوری رپورٹ سبسڈی پہ فوکس کر رہی ہے, وہ کیوں نہیں اس پہ فوکس کر رہی کہ ایکسپورٹ کو کیوں الاؤ کیا گیا. ایکسپورٹ ہی الاؤ نہیں کرنی چاہیے تھی. جو 100 بلین کا ٹیکہ لگا وہ کیوں لگا. اور میری بات سنیں, وہ یہ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں. جب نواز شریف صاحب کو جب جے آئی ٹی بنی تو وہ خود پریزنٹ ہوئے جے آئی ٹی میں. نواز شریف صاحب کو پناما میں سٹارٹ کیا تھا لیکن ان کو اقامہ پہ نکالا گیا. ہمارے سارے لیڈرز نیب کے کورٹ کے سامنے پیش ہوتے رہے, عدالت کے کیسز فیس کرتے رہے. تو اس وقت ٹائم ہے کہ ان دا لاسٹ 2 ایئرس جو انہوں نے پرائسز انکریز کر کے پیسہ بنایا ہے نا, عمران خان صاحب کی وہ لوگ جو ان کی کیبنٹ میں ہیں سارے, جہانگیر ترین صاحب, خسرو بختیار صاحب, ان کو پلیز سامنے لائیں. اور ہم بھی دیکھتے ہیں تب کریڈٹ دیں گے جب یہ خود کمیشن کے سامنے پیش ہوئیں گے. اگر اجازت دیں, کیونکہ صرف پی ایم ایل این کے لیے نہیں کہا تھا, پیپلز پارٹی کے لیے بھی کہا تھا. شمیرہ صاحبہ آپ کا بھی ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ آپ دونوں جماعتیں نام مطالبہ اٹھائیں کیونکہ یہ تمام کام پرانے عرصے سے ہو رہا ہے اور کسی نے اس پہ رپورٹ نہیں بنائی, صرف پرائم منسٹر عمران خان نے یہ انیشیٹو لیا ہے. سو یہ کریڈٹ آپ کو انہیں دینا پڑے گا کہ خود ہی اپنا منہ کالا کر لیا گورنمنٹ نے. میں اس بات کا جواب اس طرح رسپونڈ کروں گی کہ تھوڑا سا 2 منٹ لوں گی. پرائم منسٹر صاحب نے 20 فروری 2020 کو یہ 3 ممبر کمیٹی بنائی واجد ضیاء کی سربراہی میں, اور اس کا ریزن یہ تھا کہ جو چینی کی قیمتیں ہیں وہ نومبر 2019 اور جنوری 2020 کے درمیان بڑھ گئیں. ٹھیک ہے, اب آپ اس انکوائری رپورٹ کے اوپر آ جائیں جو واجد ضیاء نے جناب 9 مارچ 2020 جب انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ہمیں فورینسک آڈٹ بھی کرنا ہے اور اسے ہم لیگل پروٹیکشن دیں. ٹھیک ہے, اور پی ایم صاحب نے پھر ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کر دیا وتھ TOR 2017 کے ایکٹ کے تحت. اچھا, اب میں آ جاتی ہوں کہ ہماری یہ ڈیمانڈ کیوں ہے کہ پرائم منسٹر شوڈ اسٹیپ ڈاؤن, اور پرائم منسٹر صاحب ریسپانسبل ہیں. انکوائری کمیشن کا جو پیرا نمبر 233 ہے, پیج 71 آپ نکال لیں اور دیکھ لیں, اس میں لکھا گیا ہے کہ there is enough evidence to hold that the export of sugar is one of the reasons for the sugar crisis. مطلب جو ایکسپورٹ کی گئی چینی وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ملک کے اندر شوگر کرائسس آیا. اب ایکسپورٹ کی جو اجازت تھی وہ کس نے دی؟ وہ دی ECC نے. ٹھیک, ratified by the cabinet on the request of Ministry of Commerce. ٹھیک, اور اس کے اندر آپ جو دوسری ریکویسٹ پلیس کی گئی وہ 3/12/2020 3 دسمبر 2020 کو کی گئی, جو پرائم منسٹر صاحب نے دیکھی اور پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کری. اور یہ انیکسچر 10 اور 11 ہے آپ کی انکوائری رپورٹ کا, پیجز نمبر 312 321 اور 322. بیسکلی both of you are saying کہ پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے. Who is responsible? The export of sugar led to sugar crisis. اور ایکسپورٹ کی جو اجازت تھی وہ پرائم منسٹر صاحب نے دی. پرائم منسٹر صاحب شوڈ اسٹیپ ڈاؤن, وہ انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوں, وہ ذمہ دار ہیں.
ٹھیک. باقی لوگ تو بعد میں آتے ہیں جو Right. گلزار صاحب So, ہیں. انہوں ایک نے انٹرسٹنگ پنجاب بات یہ ہے کہ شمیلا اور ہنا دونوں ایک ہی بات اس حوالے سے کر رہی ہیں کہ they both think the Prime Minister is responsible for this. کنول شاہ صاحبہ had to go for a meeting, تو اس وقت اس کا جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہے. But we will talk about it in the coming days. جو سب سے اہم بات ہے کہ اور کچھ ہو یا نہ ہو, صحیح کہا, rightly pointed out by عمران خان جو ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے ہمارے گیسٹ, کہ یہ اس رپورٹ پر آپ جیل تو کسی کو نہیں بھیج سکتے. بیسڈ آن دس رپورٹ there will be other organizations, دوسرے ادارے ہیں جن کو ایکشن لینا پڑے گا. لیکن ایک کام ہو چکا ہے, نیم اور شیم تو ہو گیا, بٹ نیم کے ساتھ کیا جس کو جو نیم اینڈ شیم ہے اس پہ آپ شیم فل بھی ہیں کہ نہیں, یہ آپ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ نیم اینڈ شیم ہونے کے سے نکلنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں پاکستان میں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.